ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ये प्रॉब्लम करते हैं रूट लोकस का। ठीक है, इसमें हमें आपको ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। इस ट्रांसफर फंक्शन का हमें रूट लोकस प्लॉट करना है। ओके, सो इनिशियली सबसे पहले हम नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोज, ये सभी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका जो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल है वो कितना दिख रहा है हमें? 3 दिख रहा है। ठीक है, एक 0 पे है, एक -1 पे है, एक -3 पे है। ओके, एंड हियर इज देर इज नो ओपन लूप जीरोस। ठीक है, तो जीरोस जो है वो 0 है। सो एज यूजुअल आपका जो रूट लोकस है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? k equals to 0 means it will start from the open loop poles which are at s equals to 0, at s equals to -1 and s equals to -3. okay, and in that place in that condition आपका जो k की वैल्यू रहेगी वो होगी 0। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कोई जीरोस नहीं है, देर इज नो ओपन लूप जीरोस, सो बिकॉज ऑफ दैट आपका जो ओपन लूप है वो टर्मिनेट कहाँ पे होगा? इंफिनिटी पे। ओके, अगर आपको यहाँ पे एक भी जीरो अवेलेबल रहता तो ओपन जो रूट लोकस है वो उस ओपन लूप जीरो पे टर्मिनेट होता। ओके, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच क्या होगा? यहाँ पे देखिए, जो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल है वो 3 है, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो है वो 0 है। तो क्योंकि पोल नंबर ऑफ जीरो से बड़ा है, देयरफॉर आपका जो रूट लोकस ब्रांच होगा इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, एंड ये हो गया आपका 3, जो आपका रूट लोकस ब्रांच हुआ वो 3 हो गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस एग्जिस्ट। अच्छा हाँ, अब हम रूट लोकस की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैं पोल लोकेट करती हूँ, 0 पे लोकेट है पोल, सपोज यहाँ पे एक -1 है। ठीक है, और यहाँ कहीं पे है -3। ठीक है, तो ये आपके 3 पोल लोकेटेड हैं। सो आपको पता है हम रूट लोकस एग्जिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे सपोज रहिए और फिर यहाँ से राइट साइड में देखिए, तो यहाँ से राइट साइड में कोई भी ओपन लूप पोल्स या ओपन लूप जीरो अवेलेबल नहीं है। सो इन दिस एरिया या इन दिस रीजन रूट लोकस विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट के आप राइट साइड में देखिए, तो राइट साइड में आपको एक ओपन लूप पोल मिला। एक मिला मतलब क्या? 1 इज ऑड नंबर, दैट इज वाई इन दिस रीजन मीन्स फ्रॉम s इक्वल्स टू 0 टू s इक्वल्स टू -1, ये इस रीजन पे आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ओके, वैसे ही फिर आप जब -3 पे आएंगे तो देखेंगे कि राइट साइड में दो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स या नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस जो है वो 2 हैं। तो 2 है मतलब क्या? इवन नंबर हो गया। इवन नंबर हो गया मतलब इस रीजन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब बियॉन्ड -3 की बात करते हैं तो इस साइड पे यहाँ पे कहीं पे भी आप इस पॉइंट, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए, वहां से देखिए राइट साइड में, तो राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स कितने हुए हैं आपके? 3 हैं। 3 है मतलब ऑड नंबर है। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑड नंबर बियॉन्ड -3। ठीक है, ये जो इसके आगे जो जितना रीजन आएगा -3 के बाद में जो रीजन आएगा उस रीजन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ओके, ठीक है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली 2 ओपन लूप पोल्स हैं। ठीक है, एक 0 पे है, -1 पे, तो अब क्योंकि कंटिन्यूसली 2 ओपन लूप पोल्स है मतलब क्या? वहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट होगा। सो वो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर वहाँ से k की वैल्यू, k का इक्वेशन निकालते हैं, फिर k को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसको 0 के इक्वेट करते हैं, फिर जो s की वैल्यू आती है वहाँ से हम फिर फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट वुड बी द ब्रेक अवे पॉइंट। ओके, तो क्योंकि रूट लोकस मेरा 0 से -1 के बीच लाई कर रहा है, तो 0 से 1 के बीच की कोई 0 से -1 के बीच की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको 2 वैल्यूज आए, -0.45 आया और एक आया -2.21। ठीक है, तो हम क्या चूज करेंगे? इसको चूज करेंगे क्योंकि -2.21 तो उस रीजन पे आएगा नहीं। सो दिस इज इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, तो आपने फिर लिया -0.45। ओके, ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट भी कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद हम एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, दिस फॉर्मूला, यहाँ पे जो k रहता है वो k की वैल्यू क्या रहती है? k इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 से अप टू कब तक रहता है? p - z - 1 तक।
क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोल 3 है, तो ये 3 और जीरोज है 0 और ये है -1, तो 3 - 1 कितना हुआ, 2 हुआ। मतलब जो k की वैल्यू रहेगी वो 0 से शुरू होगी और 2 तक चलेगी, मतलब 0 1 2। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट k की वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना है। तो हमने ये k की वैल्यू चेंज करते गए हम लोग, उसके बाद फिर हमें ये 3 एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स मिलेंगे। ओके, अब आप सबको पता है कि जो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रियल रियल एक्सिस रहता है वहां पे कोई पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ पोल्स, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ पोल्स हैं वो सभी को आप बाय मीन्स उसके सभी के साइन लेकर के, जैसे अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है। हाँ ठीक है, तो उसका सभी का साइन कंसिडर करके हम उसको ऐड करते हैं जितने भी पोल्स हैं, फिर माइनस समेशन ऑफ जीरोस, मतलब जितने भी जीरोस हैं वो उसको फिर ऐड करते हैं। ओके, तो हमारे पास तो जीरोस एक भी नहीं है। ओके, तो समेशन ऑफ जीरोस में तो कुछ आएगा नहीं, समेशन ऑफ पोल्स में जो है वो आप कैसे सम करेंगे, पोल कहाँ कहाँ पे है, 0 पे है, -1 पे है, -3 पे। तो देखिए मैंने इस तरह से ऐड किया, देन आई गॉट दिस वैल्यू -1.33 विच इज माई सेंट्रॉइड या फिर इंटरसेक्शन ऑफ 3 एसिम्पटोट्स। ओके, सो मुझे ये वैल्यू मिल गई, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब एक बार ग्राफ पे देखिए। ठीक है, ये वाले ग्राफ में देखिए, हमने हमने जो रूट लोकस ब्रांच है वो कितना बोला है, कितना होगा हो सकता है रूट लोकस ब्रांच बोला है 3। ठीक है, हमने ये n कैलकुलेट किया था ना, n इज इक्वल टू क्या था, p था, p की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो जो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच है वो आपका कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो 3 ब्रांच है अगर यहाँ पे आपके होंगे आपके, सो अकॉर्डिंग टू दैट ये ड्रॉ करेंगे आप रूट लोकस, वो भी वैसा होना चाहिए ना। तो देखिए ब्रांच कैसे कैसे बन रहा है, एक तो ये वाला आया, ये एक ब्रांच हुआ, ये एक ब्रांच हुआ, सॉरी ये सॉरी ये नहीं, हाँ ये वाला ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हुआ और एक ये ब्रांच हुआ। सो इस तरह से आपको 3 ब्रांचेस मिले रूट लोकस के। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपने पोल्स लोकेट किया 0 पे, -1 पे एंड -3 पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सेंट्रॉइड कहाँ पे मिला, सेंट्रॉइड मिला आपको -1.33, मतलब यहाँ कहीं पे मिला आपको सेंट्रॉइड। ओके, और इस सेंट्रॉइड पॉइंट से ही फिर आपको सारे एंगल्स ड्रॉ करना है। जो आपने 3 एंगल कैलकुलेट किया ना, 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300, वो आपको यहीं पे ड्रॉ करना है। ओके, सो देखिए इस तरह से आपको एक ये 60 एंगल मिला, यहाँ से यहाँ तक आपको 180 का मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा 300 डिग्री का। ओके, क्या बोल रहे हो आप लोग, मैसेज मत करो ना, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। बोलो क्या प्रॉब्लम है, मैं मैसेज नहीं देख सकती अभी क्योंकि मेरा स्क्रीन फिर बंद हो जाएगा। बोलो। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो फिलहाल ना जितने भी आपको या एग्जाम में प्रॉब्लम आए हैं या फिर हम जो अभी तक प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, वो कैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि उसके जो पोल्स रहते हैं ना, वो पोल्स की जो रूट्स रहते हैं वो सारे राइट लेफ्ट हाफ में ही लोकेट रहते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि अगर लेफ्ट हाफ में है तो फिर वो स्टेबल है बोलते हैं, है ना। सो अभी तक मैंने जितने प्रॉब्लम्स देखे वो उसमें ऑलमोस्ट यही था। बट आपने बोला है तो मैं एक्चुअली मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो आप जब मीन्स ये जो क्वेश्चन है ना वो एक बार देखती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ पक्के से। ठीक है, कि हाउ वी कैलकुलेट द स्टेबिलिटी इन रूट लोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, ओके,
अब क्या कर दिया, अपने सबसे पहले क्या किया थे, सारे पोल्स लोकेट किए थे, फिर आपने सेंट्रॉइड देखा, सेंट्रॉइड -1.33 पे आया, फिर उस सेंट्रॉइड पॉइंट में आपने 3 एंगल्स जो थे वो ड्रॉ किए। ओके, उसके बाद फिर आपको एक ब्रेकअवे पॉइंट भी मिला था, ठीक है। सो ब्रेकअवे पॉइंट आपको कुछ यहाँ पे मिला है -0.45, ठीक है। तो ब्रेकअवे पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि रूट लोकस उस पॉइंट से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमने बराबर इसमें डायरेक्शन देके दिखाया है। ये देखिए ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन का मतलब क्या कि ये जो दो पोल्स हैं -1 और 0 पे जो लोकेटेड हैं वो पोल्स, वो क्या एक दूसरे की तरफ आते हैं, फिर ये पॉइंट पे जैसे ही ये लोग कोइंसाइड होते हैं देन द रूट लोकस ब्रेक्स अवे, ठीक है। और ब्रेक अवे होकर के इस तरह से इसने डायरेक्शन बना लिया अपना। ओके, अच्छा अब देखिए डायरेक्शन बना लिया तो ये कुछ कहीं से तो इधर होते हुए जाएगा, और जब इधर होते हुए जाएगा देन इट विल श्योरली इंटरसेक्ट दिस इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो क्योंकि ये जब ये इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, सो वी शुड फाइंड आउट दी दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि किस पॉइंट पे ये इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के ये आया आपको, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया। फिर आप ये इक्वेशन को राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरियन अप्लाई करके उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। और स्टेबिलिटी देखेंगे उसके बाद फिर उस स्टेबिलिटी से आपको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि के की कितनी वैल्यू तक आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल हो सकता है। ओके, फिर वो के की वैल्यू को हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन पे वो के की वैल्यू फीड करते हैं, उसके बाद फिर वहां से जो एस की वैल्यू निकलती है ना वो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बताता है इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ये वाला देखिए, ये वाला इक्वेशन जो है ये वाला, ये आ गया मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उस स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने से ही मुझे के की वैल्यू मिल पाएगी। सो देखो मैंने यहाँ पे राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरियन यूज करके राउथ टेबल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देखिए एस क्यूब वाला रो लिया और एस स्क्वायर वाला रो लिया। तो एस क्यूब वाले रो में कौन कौन से कोएफिशिएंट आएंगे, एक एस क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा और एक ये वाला कोएफिशिएंट, तो 1 और 3 आया। फिर एस स्क्वायर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे और ये आएगा, तो 4 और के लिख दिया। उसके बाद फिर आप सबको पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट वाले रो के लिए कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 -1 इंटू के अपॉन 4। सो 4 इंटू 3 क्या हुआ, 12 हुआ, -1 इंटू के क्या हुआ, के हुआ, अपॉन ये वैल्यू, तो 4 लिखा मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट रो के लिए, अच्छा अब ये वाले वैल्यू के लिए, तो ये वाले वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, दिस वैल्यू इंटू दिस, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये 0 आ गया। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट रो के लिए ये वाली वैल्यू निकालने के लिए कैसे करते हैं, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू इंटू के -4 इंटू 0 अपॉन ये, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपको के वैल्यू आएगी, ठीक है। आप वो कैलकुलेशन कर लेना साइड में या जहाँ पे भी आप कर लीजिए, देन यू विल गेट दिस वैल्यू के। सो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू मेक दिस फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो लिखा है 12 - k/4, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, है ना। सो ये रिलेशन लगा के फिर मैंने यहाँ पे k की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू लेस देन 12 मिला, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, k ग्रेटर देन 0 करेंगे ना, सो ये क्या है, जो k है वो 0 और 12 के बीच में लेना पड़ेगा हमें k को, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। बट अगर k इक्वल्स टू 12 हो जाता है सपोज, तो k इक्वल्स टू 12 हो जाएगा तो वो केस जो है वो मार्जिनली स्टेबिलिटी कहलाएगा। बट भले वो मार्जिनल स्टेबल है, लेकिन फॉर k इक्वल्स टू 12 के लिए वो भले ही वो मार्जिनली स्टेबल है, लेकिन स्टेबल तो है ना, स्टेबल तो है, सो हमें वो चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, हमने जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से फॉर्म किया, ये वाले रो से, एस स्क्वायर वाले रो से। सो ये क्या हो जाएगा, 4s² प्लस के हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये देखिए, ठीक है। तो हमने इसलिए k की वैल्यू 12 करी, क्योंकि अगर k की वैल्यू 12 तक ही आपका सिस्टम स्टेबल होगा,
अगर k की वैल्यू बढ़ा देते हैं आप 12 से ज़्यादा तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, k की वैल्यू 12 लिया। ओके, अब ये इक्वेशन का यूज़ करके मैंने फिर s की वैल्यू निकाली। सो वहाँ से मुझे s की वैल्यू मिली ±j1.73। तो ये जो वैल्यू आया, ये दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट इन इमेजिनरी एक्सिस। ओके, ठीक है, ये निकाला। फिर देखिए, इसलिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, माइनस ये ऊपर वाला होगा +1.73 होगा, एंड दिस विल बी -1.73। ओके, सो इस तरह से हमने ये रूट लोकस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा अब बताइए, इसमें कुछ आपको परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, वो बोलिए। फिर एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं जो थोड़ा सा एडवांस है इससे। ठीक है, सो पहले तो आपको ये समझना चाहिए, तभी आप फिर वो समझ पाएंगे, इसलिए आप एक बार देख लीजिए कि कुछ समझ तो नहीं आया या कुछ कहीं पे डाउट हुआ कि आप लोगों को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, आपको अगेन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम दिया है। अब इसमें से आपको क्या करने का है, रूट लोकस स्केच करना है, ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है, एंड स्टेबिलिटी कंडीशंस निकालने हैं इसकी। ठीक है, ये हमने कर लिया था क्या? चलिए, नहीं किया है शायद। ठीक है, अभी हम सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या करते हैं, जब हम रूट लोकस ड्रॉ करते हैं तो पोल्स एंड जीरोस निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोल हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ओके, सो फ्रॉम दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें कितने ओपन लूप पोल दिख रहे हैं, यहाँ से 1 2 और 1 2 और मतलब 2 + 2 4। सो टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल इज 4। ठीक है, और अब ओपन लूप जीरोस कितने हैं, जीरोस हैं, जीरो हैं। ठीक है, एक भी नहीं है अपने पास ओपन लूप जीरो। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कौन कौन से पॉइंट पे आपके पोल्स लोकेट हैं वो लिखा है। तो s=0 पे है, s=-6 पे है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट कि ये s=-2 + 3j के लिए भी है और -2 - 3j इनके लिए, इनके इस प्लेस में भी आपके पोल्स लोकेटेड हैं। ठीक है, ओके, अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। ठीक है, तो रूट लोकस ब्रांच कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि जीरोस तो है नहीं, तो जो रूट लोकस ब्रांच होगा दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। तो 4 आ गया, तो 4 है। ठीक है, अच्छा, अब आप एक रफ ऐसे ड्रॉ कर लिया करो, जब सॉल्व करते हैं ना आप क्वेश्चन रूट लोकस का, तो ये सारी चीजें आप लिख लिया करो। उस मतलब सारी चीजें मतलब ये नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ जीरोस, कहाँ कहाँ पे है आपके पोल या जीरोस, वो फिर नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, उसके बाद फिर आप एक ड्रॉ कर लिया करो। ठीक है, ऐसे रफली ड्रॉ कर लिया करो कि कहाँ कहाँ पे प्लेस होगा आपका पोल्स। ठीक है, देखिए s=0 पे प्लेस हो रहा है और s=-6 पे प्लेस हो रहा है। ठीक है, रियल एक्सिस में। बाकी जो ये जो दो हैं वो तो आपके इमेजिनरी एक्सिस या उसमें आएगा ना, कहाँ है आपका दो, ये। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे आएगा, -2 + 3j है। -2 मतलब समवेयर हियर, एंड +3j मीन्स समवेयर हियर। ठीक है, तो ऐसे करके
यहाँ पे प्लेस्ड हो गया आपका -2 + 3j, ठीक है। और दूसरा क्या है, -2 - 3j, सो देन इट वुड बी समवेयर हियर, ठीक है, -2 - 3j। ओके, तो ऐसे आप एक रफ में साइड में आप अपने लिए बना लिया करो, ठीक है। फिर ये हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला। तो यहाँ अगेन आपको के की वैल्यू यहाँ पे देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कहाँ तक जाएगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो 4 है और नंबर ऑफ 0 0 है, मतलब ये 4 - 0 - 1, ओके, मतलब 3। तो 0 1 2 3 ऐसे करके 0 से लेके 3 तक आपकी के की वैल्यू पे आपको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, ठीक है। सो आपने सब ये सब किया, तो 0 पे इतना आ गया, 1 पे इतना आ गया, ये सॉरी 1 पे इतना आया, फिर 2 पे इतना आया, 3 पे आपको ये वैल्यू मिलेगी 315 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, मतलब सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला इसका। अगेन you have to put all the values, then you will get -2.5 as centroid, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि अगेन यहाँ पे हमें ब्रेक अवे पॉइंट निकालने की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि 0 और 6 कंटिन्यूसली आ रहे हैं, दो पोल, उनके बीच कोई भी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ओके। तो 0 और 6 के बीच, -6 के बीच एक ब्रेक अवे पॉइंट आना है, दैट इज फॉर श्योर। सो वो कैलकुलेट करने के लिए अगेन यू हैव टू फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर के की वैल्यू निकालेंगे, फिर एस के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसको 0 के इक्वेट कर दिया, फिर उसके बाद यू विल गेट ब्रेक अवे पॉइंट। तो ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको फिर यहाँ से क्या मिला, वैल्यू मिला ब्रेक अवे पॉइंट का, विच इज -4.2, ठीक है। दिस इज योर ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। तो वो निकाल लिया फिर। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल्स है मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दो कॉम्प्लेक्स पोल्स रहते हैं तो उनमें से कोई एक कॉम्प्लेक्स पोल को यूज करके हम एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर दैट पर्टिकुलर पोल निकालेंगे। फिर सेम वैल्यू आपके दूसरे पोल के लिए भी आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस वाले पोल को कंसिडर करके इसका एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पोल्स बाकी कहाँ कहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये जो पोल है वो इस पोल के साथ कितना एंगल बना रहा है राइट साइड से, वो देखना है, ठीक है। तो मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये वाला जो एंगल है वो निकाल लीजिए, फिर 180 माइनस ये एंगल कर दीजिए तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही किया है, ठीक है। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या किया, 180 माइनस दिस एंगल किया। तो दिस एंगल कैसे आएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan इनवर्स 3/2। सो ये आ गया आपको। फिर 5p2 भी वैसे ही आएगा, tan इनवर्स 3 बाय, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 4 होगा, माइनस, तो tan इनवर्स 3/4। तो ये आ गया आपको। फिर ये वाला तो क्लियरली दिख रहा है, दिस इज क्लियरली सीन कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये सब लिख दिया, फिर आपने ये फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आपको ये वैल्यू मिल गई एंगल ऑफ डिपार्चर इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब फिर इस पॉइंट के लिए कितना होगा, जो वैल्यू इस पॉइंट के लिए आई है उस पर आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, तो आपको इस पॉइंट के लिए मिल जाएगा एंगल ऑफ डिपार्चर, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर, ठीक है, अब आपके रूट लोकस ब्रांच कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। आप वो ध्यान पे रखिए, उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे तो देखना बराबर 4 ब्रांचेस आएंगे आपको, ठीक है।
ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये सब आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म किया, फिर आपने ये राउथ टेबल बनाया, फिर आपने के की वैल्यू निकाली, फिर वहां से एस की वैल्यू निकाली विच इज प्लस माइनस 2.98। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट इन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ओके। नाउ इट इज द टाइम टू कंस्ट्रक्ट रूट लोकस, है ना। तो आपने क्या, आप हम सबसे पहले हम क्या करते, सारे पोल्स लिखते। तो एक 0 पे है, एक -6 पे है, एक -2 + 3j पे है, और -2 -3j पे है। ओके, उसके बाद फिर आप उसमें इंटरसेक्शन ब्रेक अवे पॉइंट को लोकेट करिए। तो ब्रेक अवे पॉइंट आपका -4.2 पे आ रहा है, और एक आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है -2.5 पे। अब -2.5 पे आप जितने भी एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आपने निकाले, 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, वो आप मेजर करके वहां पे ये करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो है ये 45 डिग्री मिल गया, यहाँ से ये 135 मिल गया, यहाँ से 225 मिल गया, फिर यहाँ से ही यहाँ तक 315 मिल गया। ओके, ठीक है, ये सब आपने कर लिया। उसके बाद देखिए, जो आपका मैंने आपको बताया था जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं, तो ये जो लाइंस है, एसिम्प्टोटिक लाइंस है, ये आपको किस लिए यूज होते हैं। इस लाइन के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपका जो रूट लोकस ब्रांचेस है वो कैसे फ्लो होगा या वो कैसे लोकेट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट था। ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट मतलब ये ब्रेक अवे होगा, इट विल गो अवे फ्रॉम दिस लाइन। तो ये जो है ये अवे हो करके कैसे गया, फिर ये जो आपका एसिम्प्टोटिक लाइन है इसके पैरेलली। ओके, वैसे इधर साइड भी इसके पैरेलली। ओके, अच्छा, अब एक बात है, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लिया, बट रूट लोकस कैसे जाएगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट को वो क्रॉस करते हुए जाएगा। सो देखिए, पोल आपका यहाँ पे भी लोकेट है, यहाँ पे भी लोकेट है। ठीक है, तो अब जो दो ब्रांचेस बचे मेरे रूट लोकस के, क्योंकि एक ब्रांच तो यहाँ से दिख गया आपको, यहाँ से दिख गया, और जो दो ब्रांचेस है वो देखिए इधर से आया मेरा, इस पोल से होते हुए इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए इस एसिम्प्टोटिक लाइन के पैरेलली जाएगा, वैसे ही इधर पे ऐसे पैरेलली जाएगा। ओके, ठीक है, समझ गया आप सबको। और यहाँ पे आप जो अभी हमने जो एंगल निकाला ना, एंगल ऑफ डिपार्चर, वो आप यहाँ पे उस उतने एंगल से होते हुए ये एक्चुअली इसका फ्लो दिखेगा। मतलब आप यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे, उसके बाद ही फिर इसे ये करेंगे। अब देखिए, आपका एंगल कितना आया था, माइनस आया था, -70.4 आया था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से एंगल मेजर किया है। अगर +70 आता तो आप यहाँ से मेजर करते। ये बात ध्यान से रखिए। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ। आपका, क्योंकि आपने ये पोल को लेकर के सब एंगल निकाले थे, तो ये पोल को लेकर के एंगल जो आया था माइनस आया था, -70.4 आया था। इसलिए आपने क्या किया, जो ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है आपके पोल, ये पोल वाला, इस लाइन के नीचे से आपने ड्रॉ किया। ओके, और वैसे ही देखो, ये वाले पोल के लिए आपको एंगल कितना आया था, +70.4 आया था, इसलिए आपने इस लाइन के ऊपर से बनाया। ओके, ओके, यहाँ पे अब खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज बची है, स्टेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना। हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। हाँ हाँ, ओके, रुको बताती हूँ। देखिए, अभी आपके पास कौन कौन से पोल्स हैं। ये, हाँ हाँ, बता रही ना, जो आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसमें आपको जो पोल्स दिखे वो कॉम्प्लेक्स पोल हैं। तो वेन एवर यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स पोल, सो जब आपको कॉम्प्लेक्स पोल है उस केस में आप क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। और जब आपके पास कॉम्प्लेक्स जीरोस होंगे, कॉम्प्लेक्स जीरो ध्यान से रखिए, कॉम्प्लेक्स जीरो, तो कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए आपको एंगल ऑफ अराइवल निकालना है। गेटिंग। हाँ, ऐसा है, कॉम्प्लेक्स पोल के लिए आप एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए अराइवल। ठीक है, अच्छा, एक और चीज आप याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। देखो,
जब आपके पोल्स रहते हैं तो आप क्या निकालते हो, जब दो पोल लगातार रहते तो ब्रेक अवे, मतलब अवे हो रहा है, अवे हो रहा है मतलब क्या, जब आपके कॉम्प्लेक्स पोल रहेगा तो एंगल ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब जाने का, अराइवल मतलब आने का। सो वो आप एक ऐसे ही लाइक एक आप याद रखने के लिए वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक पॉइंट रह गया इस क्वेश्चन में। आपने जब ये राउथ अरे बनाया, राउथ टेबल बनाया, क्यों बनाया था आपने ये राउथ टेबल, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है। तो वहां से आपको फिर के की वैल्यू मिली थी, तो के की वैल्यू आपको वहां से क्या मिली थी, 229.4 मिली थी, ओके। तो देखिए जब आपका जो k की वैल्यू ग्रेटर देन 229.4 रहेगा, तब आपका जो सिस्टम है इट विल बी स्टेबल। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम देयर ग्रेटर देन 0 देन k शुड बी, अच्छा सॉरी एक काम करो, अभी आप लोग करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए यहाँ से 78 माइनस 0.34 के को ग्रेटर देन 0 पुट करके देखो तो, और के की वैल्यू बताओ वहां से कितनी आ रही है, मतलब कितने वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल होगा, वो बताओ मेरे को। अभी कैलकुलेट करो आप लोग, जल्दी करिए, बताइए मेरे को कितनी वैल्यू आ रही है। 2.93। हाँ ये देखो ध्यान से देखो, ये 78 माइनस 0.34 के है, उसको आपको जीरो के ग्रेटर करके आपको के की वैल्यू निकालनी है, वो देखिए फिर से कैलकुलेट करिए। हुआ, देखो आपको क्या करना है, हाँ ठीक है, तो वो आ रहा है मतलब k लेस देन 229 पॉइंट आ रहा है ना, ऐसा आया ना, ये साइन आया ना, k लेस देन 229.4 आया, एम आई करेक्ट, ये साइन आया ना भाई। ग्रेटर ग्रेटर देन कैसे होगा, के अभी इधर पे है, इस साइड पे है, जब के को आप इस साइड करेंगे तो वो तो लेस देन वाला हो गया ना भाई, के को आप इधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो कैसे हो जाएगा, ये के लेस देन हो जाएगा ना, देखो यहाँ से हो रहा है क्या, हाँ के लेस देन होगा ना, लेस देन साइन आएगा ना, कैसे करो यार तुम लोग, देख अभी क्या है, 78 माइनस 0.38 है, ठीक है, 0.38 के है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये वाले वैल्यू, ये वाला जो पूरा वैल्यू, इसको आप राइट साइड में शिफ्ट करिए, तो ये क्या हुआ 78, ये तो साइन वैसे ही रहेगा, फिर 0.38 के, ऐसा हुआ ना, तो लेस देन साइन तो आ रहा है, ये देखो ना चलो, लेस देन आएगा, लेस देन आएगा ना, ठीक है, मतलब क्या कि फॉर के लेस देन 229.4 दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी पॉइंट के लिए वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि के लेस देन ये वैल्यू के लिए ही आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा।
अदरवाइज इट विल बी अनस्टेबल। ठीक है, ओके। एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज?